अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहर बानो अबाना। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होते खुशगवार ताल्लुकात की। तो इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी रूज पर है, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली इस बैठक में वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुजम्मिल असलम भी मौजूद थे। और मुलाकात का महवर खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, वादी तराह की सूरत हाल और NFC अवार्ड जैसे संजीदा इंतजामी मामलात रहे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुलाकात के मस्बत नताइज की नवीद सुनाई। उनका कहना है कि कबायली इजला के लिए रुके हुए 2600 अरब रुपए के बड़े फंड्स में वज़ीर फौरी तौर पर 26 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी है। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मजीद क्या गुफ्तगू की, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है। और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इसके बाद जो है 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई और दहशतगर्दी के हवाले से भी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं माजिद निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया आपका निज़ामी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। निज़ामी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के 2600 अरब रुपए के बकाया जात में 26 अरब रुपए का फौरी इजरा होना, आप क्या समझते हैं कि एक आइस ब्रेकर जो है वो टूट चुका है, या ये मुस्तकबिल में वफाक और सूबों के दरमियान बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप सामने आएंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा कि जिस तरह आज सुहेल आफरीदी ने कहा है कि ये मुलाकात बतौर वज़ीर आला उनके ओहदे का तकाजा था, तो इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को, उनके कारकुनान को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस तरह की मुलाकातों में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक सूबे में उनकी हुकूमत है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मरकज के साथ, तो वो इस तरह की महाजराई में नहीं रह सकते। और इस की जितनी भी मुलाकातें हैं उनको कोई ज्यादा स्पेशल ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको एक अमूमी मुलाकात के तौर पे देखना चाहिए, बजाय ये कि उसके बाद अफवाहों का एक बाजार सरगर्म हो। हमने ये अली अमीन गंडापुर के केस में भी देखा है कि उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर ही ये इल्जाम लग गया कि जी वो हुकूमत के करीब है, हालांकि जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उसे इस तरह के तमाम इजलासों में जाना पड़ेगा, चाहिए भी। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान बानी PTI के हवाले से या उनकी बहनों के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की गई, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी अहम मुलाकात, लेकिन उसमें तमाम मामलात जो हैं उन पर गुफ्तगू ना हुई हो? जी, इसमें मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है कि ये एक सियासी मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसका ज्यादातर इंतजामी मामलात से ताल्लुक था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से इसमें वाजिबुल अदा हुकूम की बात की है, वादिय तीरा का मसला डिस्कस हुआ है, इसी तरह ये कहा गया है कि अहसन इकबाल साहब और उनकी टीम और मुजम्मिल असलम साहब वगैरह बैठकर इन चीजों का हल निकालेंगे, तो ज्यादा फोकस मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर लग रहा है कि जिसमें ये देखा गया है कि सूबे और मरकज की वर्किंग रिलेशनशिप को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। और दूसरा बड़ा मसला है अमन अमान की सूरत हाल का, जिसमें हम देख रहे हैं कि सियासी बयानियां दोनों तरफ से मुख्तलिफ है, लेकिन बैठ के बात करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे तो वादिय तेरह का हल भी निकलेगा। वो जो 4 बिलियन रुपीस की बात हो रही है, बाकी जो इमदादी सरगर्मियां हैं उनके बारे में भी बात होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान, उनकी बहनों के मुतालिक ना भी बात हो तो ये एक बड़ी अहम मुलाकात है और बड़ी खुशगवार मेरा ख्याल है सियासत में इजाफा है, और इस तरह की मुलाकातों को कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। निज़ामी साहब, 4 अरब रुपए की रकम जो है वो कहा गया सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से कि सामने मतलब रकम जो है वो दी जाएगी। अब क्या समझते हैं कि वफाक जो है जितना 2600 अरब रुपए का मुतालबा किया जा रहा है, वफाक के पास इतने फंड्स हैं कि वो 2600 अरब रुपए जो है वो एक सूबे को दे? जी, ये बड़ा एक टेक्निकल मसला इसलिए कि ये कोई 1 साल या 3 साल की रकम नहीं है, ना 5 साल की है। ये मुशर्रफ के दौर से बकाया जात चलते आ रहे हैं। फिर इसी तरह जब फाटा मर्जर हुआ तो उस वक्त भी फेडरेशन की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि हम इसकी जो रिहेबिलिटेशन है या इसका जो इंजमाम में जितने भी मसाइल हैं उनके हवाले से भी इमदाद करेंगे, लेकिन वो जो नंबर था अमाउंट का वो ट्रांसफर नहीं हो सका। तो इसलिए
ये जो 2600 अरब है ये इस तरह से नहीं है कि कोई 2-3 साल में है। इसके मुख्तलिफ मद्दात हैं, मुख्तलिफ इश्यूज की बुनियाद के ऊपर। ये बात दुरुस्त है कि मरकज के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ किस्त भी, कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट भी अगर सूबे को जाएगी तो बिल्कुल उसका फायदा होगा और सूबे को अपनी जितनी भी माली पॉलिसियां हैं वो बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए चूंकि एनएफसी के अंदर भी माली मामलात को देखा जाता है, इसी तरह ये जितने भी बकाया जाते हैं, ज्यादा इसमें जो इशू होता है वो बिजली की रॉयल्टी का इशू है कि जो डैम्स खैबर पख्तूनख्वा में है उसके ऊपर बड़ी बहस होती है। तो अगर इस तरह की मुलाकातें होंगी, फाइनेंस के साथ बैठ के बात करेंगे, तो 2600 अरब रुपया तो ना सही, लेकिन अगर 400, 500, 600 अरब भी अगर मरकज की तरफ से चला जाता है मुख्तलिफ औकात में, तो चीजों के बहुत बेहतर होने की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आपने भी कहा कि जब इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात करते थे हुकूमत के साथ या किसी भी ऐसी मीटिंग में जाते थे तो पीटीआई के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो जाती थी कि ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है, ये हुकूमत के साथ हो चुके हैं। तो अब वज़ीर आला केपी जो हैं, वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की है और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई बानी पीटीआई के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, अपनी पार्टी और जितने भी वो लोग हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं उनको वो ये बता सकेंगे कि ये मिलना, ये मुलाकात बहुत ज़रूरी है और इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर अपोजिशन में हैं तो हमारी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए चाहे हम इख्तलाफ रखते हैं? जी, ये इसी इम्पोर्टेंट पॉइंट की वजह से, क्योंकि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है या ट्रोल्स हैं वहां से बहुत तनकीद और गालम गलोच होता है। तो उन्होंने जो बात की है ना कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कभी वहां ना बैठता, तो ये उन्होंने उसी एक मकतबा फिक्र को या ग्रुप को एड्रेस किया है पीटीआई के अंदर कि जिनसे उनको खतरा था कि इन्होंने तनकीद करनी है या इन्होंने दशनाम दराजी करनी है। तो उन्होंने पहली बात ही ये की है कि मैं एज ए चीफ मिनिस्टर मिला हूं, एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये काम मैं ना करता। तो उनको ये बात पता है, उनको इस चीज का अंदाजा है कि वहां से उन्हें हीट मिल सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को भी मेरा ख्याल है ये समझना होगा कि ये जितनी भी मुलाकातें हैं ये वाकई मरकज और सूबे की कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी हैं। क्योंकि अगर सूबे ने मरकज के साथ मिलकर काम नहीं किया तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मुश्किलात में ही इजाफा होगा। तो इसलिए सियासी मामलात के लिए मेरा ख्याल है कि जो पार्लिमानी कमेटी है मरकज में, सेनेट में, कौमी असम्बली में, वो लोग, ठीक है, ये मुलाकातें बहुत जरूरी हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब मौजूद थे, इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, आगे बात करेंगे लाहौर में होने वाली बसंत के हवाले से। तो लाहौर बसंत के रंगों में ढलते हुए हम देख रहे हैं, तैयार हो चुका है शहर में बसंत का बुखार इस कदर चढ़ चुका है कि गुज़श्ता रोज से पतंगों और डोरों की खरीदो फरोख्त जो है अरूज पर है। पतंगबाज दिन रात रंग बिरंगी पतंगे बनाने में मसरूफ नजर आते हैं, मगर तलब इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई पूरी करना मुश्किल हो चुका है। पतंगबाजी के शौकीन शहरियों का कहना है कि वो बसंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब घरों में छतें सजाने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। दूसरी जानिब पतंग साजों का कहना है कि ऑर्डर्स पहले से मुकम्मल हो चुके हैं, मजीद ऑर्डर्स लेना मुमकिन ही नहीं के मुताबिक काम का दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि नींद और खाने की भी उनको बिल्कुल होश नहीं रही। इसी पर हमारे नुमाइंदा सुहेल अब्बास मौजूद है वहाँ पर। सुहेल से जानते हैं, सुहेल कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप? जारी है बसंत के लिए गुड्डे डोर और पतंगों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो तेज़ी से जारी है। इस वक्त मैं लाहौर मोची गेट में मौजूद हूँ जहाँ पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है और यहाँ पर ये लोग आपको नज़र आ रहे हैं, डोर ख़रीद रहे हैं और ये ख़रीद इसलिए रहे हैं कि कई सालों के बाद ये बसंत का मेला है और इसलिए जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये आप कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है। भाई क्या सूरत हाल है, क्या रेट चल रहा है? भैया ये तवा बेच रहे हैं 350 रुपए का, 1.5 तवा बेच रहे हैं 600 रुपए का, पौना दे रहे हैं 200 रुपए का। ठीक है, ये जो हमें कस्टमर कह रहे हैं 800 रुपए का 1.5 तवा मिल रहा है, ये झूठ है, झूठ है। 550 का 1.5 तवा बिक रहा है, 350 का 300 का तवा बिक रहा है और आधा पौना 120 से 150 में बिक रहा है। शल्ला जो है 80 से 100 में बिक रहा है। ये रेट गवर्नमेंट ने कोई दिए हैं आपको? नहीं, गवर्नमेंट के कोई रेट नहीं है, ये पीछे से सारा माल महंगा ही आ रहा है तो हम 50, 100, 20, 30 रख के बेच रहे हैं। हाँ जी, कि आपने सुना भाई क्या खरीदने आए हैं, क्या कहेंगे? गुड्डी डोर तो क्या रेट बहुत ज्यादा चाह रहे हैं। जो 5,000 का हद, ये जितना भी महंगा कर देते ना 5 तक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12,000 का मिल रहा है। भाई आपने बच्चा उठाया हुआ, जरा इधर आए आप भी, ये देखें जी बच्चे उठाकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप बताया जी क्या खरीदने आए हैं? सर गुड्डे डोर लेने हैं लेकिन बहुत महंगी है। कितने महंगे हैं? 12,000 रुपए का 2 पीस का दे रहे हैं। तो फिर क्या मूड है?
देख रहे हैं अभी बच्चे जिद कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। से बहुत ऊपर है। अच्छा, रेंज ऊपर है, बहुत ज्यादा। बसंत बनानी है। हाँ जी, वो तो इंशाल्लाह बनानी है। ये सारी तैयारियां हो गई बच्चों का, हाँ जी बाकी हो गई हैं। ये बच्चे क्या कहते हैं, कौन सी गुड्डी लेनी है? वो कह रहे हैं जी डोर भी लेके दे, तावा भी लेके दे, 1.5 तावा भी लेके दे। अच्छा, बस अभी आए हैं। आप कह रहे हैं कुव्वत खरीद से बाहर है। हाँ जी, पहुँच भी बहुत महंगे कर रहे हैं ये। बसंत मनाएंगे? हाँ जी मनाएंगे जरूर इंशाल्लाह, ये बच्चों के लिए जरूर। जी, जैसे कि आपने सुना कि बच्चों के लिए बसंत मनाएंगे। आप यहाँ देखें कि खिड़की तोड़ रश लगा हुआ है यहाँ पर। दुकानदारों को जो है वो 1 मिनट के लिए भी सुकून नहीं है, एक के बाद एक कस्टमर आ रहा है। और यहाँ मोची गेट में यही सूरत हाल है, हर दुकान की, हर शॉप की, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कई सालों के बाद जो बसंत का त्यौहार है वो आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है। खरीदो फरोख्त के मामला जो है ज़ोरों शोर से जारी हैं, ये तो आपने जाने। अब छतों की बुकिंग जारी है। इमरान भट्टी वहाँ पर मौजूद है। इमरान, कहिएगा किन रेट्स पे छत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही लाहौर में बसंत का ऐलान हुआ था और तब से जो है अंदरून लाहौर में छतें जो है बुक होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अंदरून लाहौर का एक कल्चर, एक सकाफत है। और ख़ास तौर पर बसंत जो है, बसंत का जो ज़ोर शोर होता है वो अंदरून लाहौर में ज़्यादा होता है। तो अंदरून लाहौर की बसंत इसको देखने के लिए और इसको मनाने के लिए भी बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे कंट्री से आते हैं यहाँ पे लाहौर बसंत के लिए। तो अंदरून लाहौर की जो छतें हैं वो तो बुक होना शुरू हो गई थी पहले दिन से। अब जो है क्योंकि दिन कम है, अगर कोई छत अब अवेलेबल भी है तो उसके रेट बहुत ज़्यादा है। कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15-20 लाख तक जो है वो छतें जो हैं वो इस वक्त रेंट के ऊपर जो मिल रही हैं। तहम जो है जब जिन लोगों ने आगाज़ में ही छतें बुक करवा ली थी उनके मुताबिक वो 5 से 6 लाख रुपए के एवरेज उस वक्त छत बुक हुई थी, क्योंकि अब रेट कम है, लोग ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है। तो अब जो ऑनर्स हैं छतों के, जो घरों के मालिक हैं, उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। अब 20-25 लाख तक जो है वो 3 दिन का रेट जो है एक छत का जो है वो पहुँच चुका है। तहम क्योंकि लाहौरिये बसंत मनाने के लिए पुरजोश है तो वो इस चीज़ को खातर में नहीं ला रहे कि रेंट कितना ज़्यादा है। उनकी कोशिश है कि किसी बुलंद जो इमारत है, जो बुलंद छत है घर की, वो उनको अवेलेबल हो, वहाँ पे जो है वो गुड्डी उड़ाएं, पेच लड़ाएं, बो काटा की आवाज़ें होंगी, इंजॉय करें, फैमिलीज़ होंगी, दोस्तों को इनवाइट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये बैरून मुल्क से जो आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बसंत मनाने के लिए लाहौर आ रहे हैं, वो बड़ी ठीक है। जो बसंत की तैयारियां इमरान वो तो ज़ोरों शोर से जा रही हैं और लाहौरिये जो हैं वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। 3 दिन रहे और मुकाबला सख्त है, वक्त कम है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे इमरान भट्टी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में शिरकत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 15 फरवरी को शेड्यूल मैच न खेलने का बड़ा फैसला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात में ये तय पाया कि पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हाफिज़ इमरान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से ये जो फैसला किया गया है कि वर्ल्ड कप तो खेला जाएगा लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेला जाएगा, आप क्या समझते हैं? ये महज एक अलामती एहतजाज है या फिर ICC के ढांचे और जेशा की ज़ेरे असर पॉलिसियों पर भी अब हकीकी दबाव पड़ेगा? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जहाँ तक ताल्लुक अलामती एहतजाज का है, ये अलामती नहीं है। हुकूमतों की तरफ से कोई भी ऐलान या कोई बयान अलामती होता नहीं है। और जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर उसका असर हो और बैनुल-अक़वामी आपकी कमिटमेंट्स हों और मामलात हों, वहाँ पर ये असर नहीं होता। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ICC ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, अगर उसको देखा जाए तो उनकी अपनी प्रेस रिलीज खुद उनके खिलाफ चार्जशीट है, क्योंकि ICC ने इंसाफ की, तसलसल की और बराबरी की बात की है। तो वो बराबरी उस वक्त कहाँ जाती है जब पाकिस्तान और इंडिया को एंटरटेन करना होता है ICC ने। ये गुज़िश्ता आप 8-10 बरसों में देखें, 8-10 माह में देखें, जो इवेंट्स हुए हैं, जब ICC उस वक्त कहाँ पर सोया हुआ था जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले हो रहे थे और वहाँ पर हाथ मिलाने से इनकार किया गया। भारतीय कप्तान ने जिन ख्यालात का इजहार मैच खत्म होने के बाद और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया, वो उस वक्त कहाँ थे जब ICC के अंडर 19 के टूर्नामेंट के ऊपर पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया गया? वो कहाँ थे जब ट्रॉफी नहीं ली गई? वो उस वक्त कहाँ थे जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उस इख्तितामी तकरीब में मौजूद नहीं था? कितने लोग थे और मालिक के कितने लोग थे? तो इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपने इस क्रिकेट को सियासत से बचाना है या नहीं बचाना है? अगर आपने क्रिकेट को सियासत से बचाना है
तो फिर जैशा जो कि मुतनाज़ा हो चुके हैं और उनके फैसलों से ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो खेल को एक ख़ास सियासी सोच के तहत चलाना जा रहे हैं और उस सियासी सोच में उनका निशाना पाकिस्तान है सबसे पहले। तो अगर आपने उस सियासतज़दा माहौल में आगे बढ़ना है क्रिकेट को लेकर और अगर आपने खेल के ज़रिए सियासत करनी है, अपने सियासी नज़रियात को फ़रोग़ देना है, तो फिर जैशा के ज़रिए नहीं चल सकती। अब हालात तकाज़ा कर रहे हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, जैशा को रिज़ाइन करना चाहिए। जैशा की शक्ल में ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। लाहौर की हाजी कैंप लंडा मार्केट तो आपने ही देखी होगी, जहां कम दामों कपड़ों के साथ साथ नित नई आवाज़ें और अंदाज भी मिल जाते हैं। मगर आजकल यहां एक ऐसी आवाज़ गूंज रही है जो ग्राहकों को रुकने पर मजबूर कर देती है। गाने भी सुने, लंडा भी ख़रीदें, ये नारा है लाहौर के उस दुकानदार का जो ख़ुद को टॉनी 10 कहता है। रैपर्स के अंदाज में गा गा कर कपड़े बेचता है। ये नौजवान सोशल मीडिया पर भी खासा मकबूल हो रहा है। इसी बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है हमारे रिपोर्टर शाहमा आलम खान ने। आइए देखते हैं। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में लंडा मार्केट में, हाजी कैंप इसे लंडा बाज़ार कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको सर्दियों के हिसाब से बताएंगे कि यहाँ पर क्या नई जिद्दत आ रही है, क्या ज़माना बदला गया है। लंडा जो लफ्ज़ लंदन की बिगड़ी हुई शक्ल है, यहाँ पर आज से चंद साल पहले पूरी दुनिया से लंडे में माल आता था, लेकिन आजकल यहाँ पर वो शूज़ हों, चेस्टर्स हों, आपके जैकेट्स हों, वो ज़्यादातर माल जो है वो चाइना से आ रहा है। इसके साथ साथ हम एक यहाँ पर दुकानदार जो अपनी ज़िंदगी में एक गाने सिंगर बनना चाहता था, रैपर बनना चाहता था, जो कि वो ना बन सका, लेकिन वो यहाँ पर दुकानदारी कर रहा है और गाने गाकर और रैप करके अपने अशिया को बेच के अपना रिज़्क रोटी कमा रहा है। उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि वो जो लंडे में आज से 20 साल या 10 साल पहले अशिया मिलती थी, उनमें तब्दीली किस तरह से आई है। तो चलते हैं इस मार्केट में और आपको यहाँ पर नई से नई चीज़ें और जो जिद्दत इसमें आई है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जी, तो कौन सा जूता खरीदेंगे? ये लेडीज़ है, उनका लेडीज़ है। तो लंडे में लेंगे या यहाँ पे तो नया माल भी आ रहा है जो कि चाइना का जिसको कहा जाता है? नहीं, वो चाइना का लेंगे जो नया आ रहा है। अच्छा, मेडिकेटेड पे जो है सस्ता है और दूसरा तो बहुत महंगे है ना बाजार वाले। अच्छा, और क्वालिटी जो है, क्वालिटी भी ठीक है इनकी। पहले जो आता था लंडा वो एक क्वालिटी का लंडा आता था, मतलब ऐसा लंडा जो कि आपको ब्रांड्स पे आजकल देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसा है कि बहुत सारा माल चाइना से आना शुरू हो गया, जो इम्पोर्टेड सामान है वो अब आना नहीं, वो अब यहाँ पे आता नहीं है। जो अब बेचारे इस पे आते थे लंडा लेने के लिए कि भाई ये जो है ना अफोर्डेबल था, अब तो वो भी जो है ना रेंज से बाहर निकलता जा रहा है। जब पहले आता था तो अमेरिका से इम्पोर्ट हो रही थी, पैंट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, जैकेट्स लाइक। तो अब ज़्यादातर जो माल है वो सबसे पहले तो इम्पोर्ट ही चाइना से हो रहा है और प्राइजेज़ इतनी हाई हो चुकी हैं जैसा कि हम मॉल्स में घुस गए हों। लंडा तो लंडा लग ही नहीं रहा, लंडा ऐसे है जैसे पैनोरामा है, पैनोरामा का रेट है यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा। आज से 2 साल पहले आ रहे थे, अच्छी से अच्छी जो जूती थी ना शूज़, मतलब 2000-2500 में अच्छे से मिल जाते थे, और अब 3000, 4000, 5000 से ऊपर बात है। इससे नीचे कोई चीज़ ही नहीं है यार। इतनी चीज़ें हैं ही नहीं यहाँ पे कि ये जैसे भी बाहर पहले नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल रेट में मिल जाती थी, अब वो सारे उन्होंने स्टॉल वगैरह ख़त्म कर दिए हैं। जैकेट हो गई, शूज़ हो गए, यही चीज़ ज़्यादा चलती है सर्दियों में। इसी की जो है वो चीज़ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। सारा माल चाइना का हो गया, अब सारा लंडा चेंज हो गया। अब वो जो बाहर का माल है, अमेरिकन, ये जापान और ये चीज़, हाँ यूरोप का, ये अभी जो है ना बहुत कम आ रहा है। और जब आते भी तो ऐसे रेट पे होते हैं कि नया से महंगा होता है उसका रेट। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, वही चाइना अब चल रहा है, ज़्यादा चाइना चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक लाहौर में उभरते हुए जवान या उभरते हुए एक साहब हैं जिनका कारोबार, उनके इस तरह से अमल से कारोबार भी बढ़ा और उनका बजाते खुद उनको अब मुख्तलिफ चैनल से या मुख्तलिफ फिल्मों से ऑफर आ रही है गाना गाने की। तो आइए हम इनसे टोनी 10 से बात करते हैं। टोनी 10 भाई, ये बताइए कि आप को जो पहला आपका सॉन्ग था जो आपने गाना लिखा या गाया आपने, वो कौन सा था जिससे आप क्लिक हुए हैं? लंडे दियां पैंटा पाओ मुंडेओ, यूके मॉल बनाओ मुंडेओ, लंडे दियां पैंटा पाओ मुंडेओ, यूके मॉल बनाओ मुंडेओ, मैं आलम रोड लिबर्टी एडी महंगी जगह ते ना जाओ मुंडेओ, हो लंडे दियां पैंटा पाओ मुंडेओ, यूके मॉल बनाओ मुंडेओ।
ये मैं कर रहा था बाहर खड़ा होके जी, तो वो वहाँ से बस क्लिक होता फिर वो यस हो गया जी ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आपका कहीं पे किसी प्रोजेक्ट फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामे में कहीं से कोई ऑफर आई हुई है? बिल्कुल आई है, बसंत के गाने कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। और मेरे पेज पे देखेंगे आप, वो फेसबुक पेज जो मेरा 2010 ट्रेडर, उसके ऊपर वो मैं इंशाल्लाह डालूंगा। घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है? कोई प्रेशर नहीं, खुश हो रहे हैं सर सारे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इस वक्त आप हमें अब अपना जो लेटेस्ट सॉन्ग है या ऐसा सॉन्ग जिसे आप क्लिक हुए हैं, मशहूर हुए, वो सुनाएं। जी मैं सुनाता हूँ। सेले हज़ार दी, सेले हज़ार दी, सेले हज़ार दी, सेले हज़ार दी, चाइना वाला मान लीजिए लौट हैगी बाहर दी, सेले हज़ार दी, सेले हज़ार दी, कोई भी पेयर ने जी लौट हैगी बाहर दी, सेले हज़ार दी, सेले हज़ार दी, जेड़ा जेड़ा चाहिदा ब्रांड याद कर लो, साढ़े कोल आ जावो ते शॉपरां च भर लो, चैक विच शर्टां ते लाइनिंग विच शर्टां हैगियां, प्लेन ते डिजाइनिंग विच शर्टां, दो जेरे कलर वो सारे कहंदे राइट, ओ कलर ब्लैक इन वाइट, पैंट दी वेस्ट 28 भावे 40 होवे, पैंट दी लेंथ 38 या 46 होवे, पैंट ते शर्ट दा पेयर 2000 विच, भावें आओ पैदल ते भावें आओ कार विच, होलसेल विच ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਜੀ ਕੈਮ ਪਾਜੋ ਟੋਨੀ 10 नेट रेंट ते लबड़ी नहीं पैनी जी दुकान है फ्रेंड ते। जी बहुत शुक्रिया आपका टोनी 10। पैरा फोर्स की जानिब से रेडियां हटाने से और दूसरे ऐसे जो कि मार्केट के बाहर आके अपनी चीज़ों को बेचते थे, उनको हटाने के बाद मार्केट के अंदर मौजूद दुकानदारों का कहना है कि इनकी वजह से, पैरा फोर्स की वजह से, चाहे लंडे के बाहर से तो कारोबार करने वाले हजरात मुतासिर हुए हैं, लेकिन हमारा कारोबार चमक उठा है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि वक्त के साथ साथ लंडे में भी तब्दीलियाँ आई हैं। लोगों का कहना था कि महंगाई अपनी जगह पर, लेकिन वो लंडा जो आज से 5-10 साल पहले था, जहाँ पर यूरोप और अमेरिका से अशिया आती थी, अब वहाँ पर ज़्यादातर माल चाइना और कोरिया का है, जो कि एक वक्त की एक तब्दीली है। कैमरामैन साइयोन नसीम के साथ शाहमा आलम खान, सुनो न्यूज़ लाहौर। सरगोदा का रुख करते हैं साहिवाल में नूरेवाला मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की खस्ता हाल इमारत शहरियों के लिए खतरा बन गई। नई बिल्डिंग का वादा मगर मरीज आज भी गैर महफूज। रिवैम्पिंग कब शुरू होगी? हादसे की जिम्मेदारी किस पर होगी? फंड्स कहाँ खर्च हुए? मरीजों की जानों की हिफाजत कौन करेगा? इसी पर हमारे नुमाइंदे शकील खान बलोच ने रिपोर्ट तैयार किया, ये वो देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा की तहसील साहिवाल का इलाका नूरेवाला है। यहाँ पर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाली का शिकार है। अगर यहाँ पर बात करूँ तहसील साहिवाल के BHU के, यहाँ पर 14 BHU थे जिनको 3 फेज़ में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में अपग्रेड कर दिया गया है और उनको जो है रिवैम्प भी कर दिया गया है। अगर यहाँ पर बात करें नूरेवाला मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की, तो यहाँ पर अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाली का शिकार है। इसकी नई बिल्डिंग जो तामीर नहीं की गई। यहाँ पर मरीजों का यही कहना है कि यहाँ पर हमें सहूलियात मुयसर हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर हमें अदवियात भी फराहम की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए कोई महफूज जो इंतज़ाम मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें जो बिल्डिंग मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की जो ज़ेर इस्तेमाल बिल्डिंग का जो हिस्सा है, उसके अलावा जो बकिया हिस्सा है वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हो, चाहे भूत बंगले का जो मंजर है वो पेश कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करें इलाका मकीनों की, तो उन्होंने यही मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से कि इसका जो बिल्डिंग है इसको फिल फॉर नोटिस लेकर इसकी जो बिल्डिंग नई तामीर की जाए ताकि जो किसी बड़े हादसे से बच सकें। रुख करेंगे पीर महल का। सरकारी स्लॉटर हाउस गंदगी, ताफुन और आवारा कुत्तों की आमाज का बन चुका है। पीर महल के शहरियों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार बन चुकी है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद हुसैन, उनसे मजीद जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर के स्लॉटर हाउस में मौजूद हूँ। स्लॉटर हाउस में सफाई के नाकस इंतजाम होने की वजह से इस कदर बदबू और तौफन फैला हुआ है कि आहता में खड़ा होना भी मुश्किल है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है कि वो स्लॉटर हाउस की हालत ज़ार बारे क्या कहते हैं। और इतनी गंदगी है यहाँ, इतनी बदबू है कि यहाँ खड़े होना मुश्किल है और यहाँ के नज़दीक से गुजरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सवालिया निशान है वज़ीर आला पंजाब की साफ़ सुथरा पंजाब टीम के लिए कि फौरी तौर पर इसको साफ़ किया जाए ताकि साफ़ सुथरा माहौल पैदा किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मंसूबा पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हमारा हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा है कि हंगामी बुनियादों पर शहर के स्लॉटर हाउस में सफाई के इंतजाम को बेहतर किया जाए। जी, जामशोरो कोटरी और बुखारी के K4 मनसूबे के तहत KB फीडर केनाल की बंदिश से 1.5 माह से पानी गायब है। ज़िले इंतजामिया मुतबादिल फराहमी में नाकाम, ख़वातीन और बच्चे बदतरीन मुतासर हुए हैं। आबिद अब्बास के हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आबिद, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है?
इस वक्त मैं जामशोरों की तहसील कोटरी में मौजूद हूँ और कोटरी आपको बताऊं कि इंडस्ट्री जोन के हवाले से सिंध में दूसरे नंबर पर आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पुल का इफ्तिताह किया था, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद ही जो थोड़े से अरसे में ही इस पुल की हालत जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़बून होती जा रही है। जो पुल के इतराफ़ में दोनों रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुके। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इसकी हालत आप खुद देख रहे हो, 2 अरब की यहाँ लागत के बने हुए ये फ्लाईओवर, इसकी हालत ये है कि ये पूरा जो है ना ज़ुबान हालत इसकी हो गई है। यहाँ से जो हैवी जो ट्रैफिक है वो गुजर रही है आज तक, मगर यहाँ का डीसी, यहाँ का जो तक के नुमाइंदे MPMN वो नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उन्हीं के बानी चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के नाम से ये पुल मनसूब किया गया, लेकिन 6 साल के अंदर ही जो है इसकी हालत ज़बून होती जा रही है। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक नज़र नहीं आ रही। DC जामशोरों और मुंतखब नुमाइंदान को जो है नोटिस लेकर पुल की जो है मरम्मत का काम कराया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम दिन भर से फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान और दुनिया भर की ताज़ा खबरों, तज्ज़ियों और हक़ाइक़ पर मबनी अपडेट्स के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं तमाम खबरों के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।